करते हैं तो मैंने बताया था बहुत ही लीथल है, ठीक है। मैंने बताया भी था आज की डेट में अगर कोरोना को छोड़ दिया जाए, ठीक है भाई, कैंसर का मतलब है अपनी ही नॉर्मल सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ। यानी आप कार ड्राइव कर रहे हो भाई, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, ठीक है, आपके हाथ में, आपके पैरों में ब्रेक भी लगे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। जब चाहो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, स्टॉप करना है स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मान लो ब्रेक फेल हो जाते हैं, हैंड ब्रेक अलग हो जाते हैं, स्टीयरिंग टूट जाती है, तो उस कार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो बस ऐसे ही सेल जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसकी सेल डिवीजन टोटली अनकंट्रोल होती है, उसको बोलते हैं कैंसर। पर फिर भी मैंने डिफरेंस बताया था कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब तक सेल एक ही जगह ग्रो कर रही है, ये कैप्सूलेटेड, ठीक है, कैप्सूल के अंदर है, तब तक तो आप टर्म यूज करोगे भाई ट्यूमर है। अभी वो डेंजरस कंडीशन नहीं है, ट्यूमर है, वो एक ही जगह है, कंटिन्यू अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, एक ही जगह है, कैप्सूलेटेड है, ठीक है। इसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। बिनाइन का मतलब होता है बहुत घातक नहीं, सिंपल टाइप का, एक जगह ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उस पार्ट को कट करके बाहर निकाला जा सकता है। पर मान लो अगर कैप्सूल रप्चर हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, तो उसके अंदर के जो सेल थे वो बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो आपके फ्लूइड में एंटर कर जाएंगे, और फ्लूइड में एंटर करने का मतलब उसकी स्प्रेडिंग हो गई, ठीक है। और स्प्रेडिंग होने को बोलते हैं मेटास्टैसिस। मैंने बोला था मेटास्टैसिस, कंफ्यूज मत करना, मेटास्टैसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, समझ रहे ना मेरी बात। तो ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो काफी कुछ सिमिलर होते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो हम डिफरेंट चैप्टर में इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस तो समझते ही हो ना, ठीक है, मेटास इसको बोलते हैं मेटा, ठीक है, मेटाजेनेसिस, मेटास्टैसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बड़े कॉमन टर्म, या मेटाजेनेसिस को या ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां देखने को मिलते हैं, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, और कॉर्डेटा। तो तीन जगह मेटामेरिक सेगमेंटेशन 11th का पार्ट है। ये सारे पार्ट में 11th की बात कर रहा हूं, 11th वाले पार्ट में आएंगे, बट यहां पर ध्यान रखना है आपको मेटास्टैसिस, ठीक है भाई। हम कहते हैं ना मेटास्टैसिस हो गई, ठीक है, अब वो स्प्रेड कर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज अ डेंजरस कंडीशन, दिस इज अ लीथल कंडीशन, और अब ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा, ओके, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि स्प्रेडिंग हो चुकी है उसकी। तो वो वाली बात मैंने क्लियर कर दी थी, ठीक है, कि अब उसको हम टर्म यूज करेंगे कैंसर या मैलिग्नेंट, या मैलिग्नेंसी आ गई उसके अंदर, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोल सकते हो या कैंसर भी बोल सकते हो। जब तक वो एक जगह है, ठीक है, नॉर्मल ट्यूमर बोलोगे, स्प्रेडिंग हो गई कैंसर हो गया, ठीक है। तो यहां तक की बात तो क्लियर थी। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है या कैंसर सेल डिवीजन है। भाई नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करती है, मींस अगर बॉडी का कोई पार्ट रप्चर हो जाता है, ठीक है, तो सेल ग्रोथ करेंगे, पर कहां तक, जब तक कि अदर सेल कांटेक्ट में नहीं आते। इसलिए जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। पर अगर सोचो कांटेक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म नहीं होता तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करते, और अनकंट्रोल ग्रोथ का मतलब है, समझ रहे हो ना, एक दूसरे के ऊपर ग्रोथ, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी कह सकते हो कि बॉडी के फॉर्मेशन में भी डिफॉर्मिटीज हो जाएंगे, एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगे, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है। पर एनिमल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं। इनवेजिवनेस नहीं होती नॉर्मल डिवीजन में, पर कैंसर सेल में इनवेजिवनेस देखने को मिलती है। फाइनली हमने बात की थी हर सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, ठीक है। लाइफ का मतलब है उसके डिवीजन की एक लाइफ होती है। एक सेल मैक्सिमम भाई 1 से 2 डॉटर सेल बन गए, फिर वो डॉटर सेल अगेन डिवाइजन, ऐसे अगेन डिवीजन, ऐसे डिवीजन, ठीक है। तो ये भी डिवीजन एक लाइनेज तक चलता है, उसके बाद ये डिवीजन भी स्टॉप हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 50 जनरेशन तक एक ही लाइनेज में डिवीजन देखने को मिलती है, एक ही सेल में डिवीजन देखने को मिलती है, मैक्सिमम 50 जनरेशन, ठीक है। उसके बाद कि जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस से उनकी डेथ हो जाती है, वो अपने आप ही, क्योंकि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनके टीले पर, मतलब उनके टर्मिनल एंड पर, ऐसे याद रखो, टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टीलोमर सीक्वेंस। ये टीलोमर सीक्वेंस हर डिवीजन पर रिड्यूस होते जाते हैं, हर डिवीजन पर रिड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। तो जब टीलोमर सीक्वेंस टोटली फिनिश हो जाएंगे, यानी सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली वो जीन एक्टिवेट होंगे जो उसकी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब होता है, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ऑटोमेटिकली सेल खत्म हो जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब बहुत बेहतरीन तरीका है सेल खत्म होने का, ठीक है। वो अपना एक पार्ट भी नहीं छोड़ती,
हर पार्ट को डाइजेस्ट करते हुए बिल्कुल फिनिश होती है, ठीक है, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। जबकि नेक्रोसिस अलग मैकेनिज्म है, नेक्रोसिस अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। उसमें अगर सेल की डेथ होती है तो टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, जबकि एपोप्टोसिस एक सुपर मैकेनिज्म है जिसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, सेल ऑटोमेटिकली अपने को खत्म करने का काम करती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी एक तरीके से किसी ने किसी को मार दिया तो ये क्या है, नेक्रोसिस, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आप समझना कि अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, कह सकते हो कि अपनी बॉडी को खत्म कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म है, इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं, जो नेचुरल मैकेनिज्म है, और उसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं, बेहतरीन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये कब होती है? 50 जनरेशन के बाद। क्यों होती है? क्योंकि टीलोमर सीक्वेंस खत्म हो गए। पर कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता, वो मोर्टल हैं, इनकी एक मोर्टेलिटी है, पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म, ठीक है। पर कैंसर सेल क्या होते हैं? इमोर्टल, क्योंकि उनके टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस ही नहीं होते, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, टीलोमरेज, जो उन टीलोमर सीक्वेंस को कंटिन्यू मेंटेन करके हर बार मेंटेन करेगा, कम फिर मेंटेन, कम फिर मेंटेन, तो मेंटेन करके रखेगा तो वो अमर होगी ना वो, ठीक है, इमोर्टल होगी, कभी उसकी मोर्टेलिटी आएगी ही नहीं, हर डिवीजन कंट्रोल, अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने फीचर्स बताए थे आपको नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिस्टिंग्विश करने के, जो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो ठीक है, ये चारों बातें क्लियर थी। इसके बाद हमने बात की थी कि मान लो एक नॉर्मल सेल है भाई, कार्सिनोजन क्या होते हैं? वो सारे सब्सटेंस, ठीक है, जो एक नॉर्मल सेल को ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कैंसर में कन्वर्ट करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था डिफरेंस क्या होता है प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन के अंदर, तभी तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन समझोगे। तो मैंने बताया था भी ऑन्कोजीन, ठीक है, कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं, पर उनकी इनिशियल फॉर्म होती है, उनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्को। तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं? आप कहोगे सर प्रोटो ऑन्कोजीन भाई कैंसर प्रोड्यूस करते हैं तो हटा देने चाहिए ना, वो नॉर्मल जीन होते हैं। यानी प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन होते हैं जो हमारे सेल की ग्रोथ को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, ग्रोथ रेगुलेशन, ठीक है, उसकी मेटामॉर्फोसिस, सॉरी उसकी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसके जितने भी मतलब जितनी भी उसकी एक्टिविटीज हैं डिवीजन से रिलेटेड, उन सबको कंट्रोल करने वाले जीन को प्रोटो ऑन्कोजीन बोल सकते हो। अगर उनमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, और सोचो ये अगर उनमें म्यूटेशन हुआ और ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो हाइपर हो गए, ठीक है, हाइपर यानी कैसा, ऐसा कोई म्यूटेशन, कोई ऐसा जीन जो उनको कंट्रोल करता था, उस जीन के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से वो अनकंट्रोल हो गए, तो ये फैक्टर्स ज्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे। ज्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। या सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले फैक्टर भी होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, या चेक पॉइंट भी बोल सकते हो। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, जीवन चेक पॉइंट का, P53 जीन का, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। ये एक्चुअल में करता क्या है? जीवन फेज से एस फेज में एंट्री को ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि हर फेज भाई, जीवन फेज से एस फेज में साइकिल तभी एंटर करती है जब साइक्लिन्स, जीवन साइक्लिन्स डीजनरेट कर जाते हैं। फिर एस फेज से एम फेज में तब एंटर करती है, G2 फेज में तब एंटर करती है जब एस साइक्लिन डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और एम फेज, समझना, G2 फेज से एम फेज में सेल तब एंटर करती है जब G2 साइक्लिन क्या हो जाते हैं, ठीक है, डीजनरेट कर जाते हैं। यानी जब तक उस फेज के साइक्लिन का डीजनरेशन नहीं होगा, सेल नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी। एक सेल साइकिल का पुराना क्वेश्चन भी है कि मानो कि कल्चर में सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है, वहां पर आपने नॉन डिग्रेडेबल, जिनका ब्रेकडाउन नहीं होता, ऐसे साइक्लिन को ऐड कर दिया, जीवन साइक्लिन को ऐड कर दिया, तो क्या होगा? सेल जीवन फेज में अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है, सेल आगे नहीं एंटर करेगी। क्यों? क्योंकि जीवन साइक्लिन जब तक ब्रेकडाउन नहीं होंगे सेल नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी। तो यहां क्या कर रहा है ये P53 जीन? ये P53 जीन P53 प्रोटीन बना रहा है जो इनको बाइंड अप कर देता है, CDK और साइक्लिन्स बाइंड अप कर देता है। यानी ये जब बाइंड अप रहेंगे तो डिजनरेशन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा साइक्लिन्स का, तो सेल नेक्स्ट फेज में एंटर नहीं करेगी और वो जीन एक्टिवेट हो जाएंगे जो उसकी एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को इंड्यूस करते हैं। यानी सेल चाहती है अगर मेरे अंदर म्यूटेशन हुआ है और मैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ करने में कैपेबल हो सकती हूं, तो उससे अच्छा है कि खुद ही सुसाइड कर लूं, ठीक है, अपनी ही डेथ कर लूं, प्रोग्राम सेल डेथ इंड्यूस हो जाती है। तो ऐसे जीन्स को जो ट्यूमर को सप्रेस करके रखते हैं, या चेक पॉइंट्स भी बोल सकते हो इनको, ठीक है, इनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो गया तो चेक पॉइंट बिगड़ गया, चेक पॉइंट बिगड़ गया तो समझ रहे हो सेल नेक्स्ट फेज में म्यूटेंट सेल भी एंटर कर सकती है और अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकती है। मींस सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ पॉजिटिव जीन भी होते हैं, कुछ नेगेटिव जीन भी होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है कुछ सेल की ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, कुछ सेल की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, ठीक है, तो इनमें हमने जो इंड्यूस करने वाले जीन थे उनको नाम दिया प्रोटो ऑन्कोजीन।
अगर मानो इन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो ये जीन नॉर्मल जीन ना होकर के ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी प्रोटो ऑन्कोजीन कोई कैंसर कॉजिंग जीन नहीं है, इट इज अ नॉर्मल जीन, ठीक है, जो आपकी सेल की, ठीक है, कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म को, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर बहुत, समझ रहे ना मेरी बात, अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, ठीक है, जो उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर उनमें गड़बड़ हो जाती है, छेड़छाड़ हो जाती है, तो समझ रहे हो ना, कैंसर हो जाएगा। तो समझ में आया था भाई कैंसर क्यों होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन होते क्या हैं भाई। कार्सिनोजन क्या होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, और केमिकल, तीन टाइप के कार्सिनोजन हो सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो एक सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ के लिए इंड्यूस करता है वो कार्सिनोजन है, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में वायरस होते हैं, ठीक है। केमिकल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स लाइक टोबैको, लाइक पीवीसी मैंने बताया था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है, जो प्रोस्टेट कैंसर कर देता है। इसके अलावा चारकोल, ठीक है, वो भी कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो कैंसर कॉजिंग, जैसे आपके सिलेबस में भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते हैं, ठीक है। एक जैसे इसको बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है, एक पाउडर होता है, देखा होगा, एस्बेस्टस, अक्सर का कैरम खेलने के लिए आप यूज करते हो उस पाउडर को, ठीक है। एक नॉर्मल पाउडर, चेहरे वाला नहीं, एस्बेस्टर, ठीक है। एस्बेस्टस एक तरीके से सॉफ्ट स्टोन होता है, उसको जब घिस के बनाया जाता है, कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, तो उसमें उस पाउडर को मतलब निकलता है, तो वो एक एस्बेस्टर है, ठीक है। वो एस्बेस्टस अगर आपके लंग्स में जाएगा तो लंग कैंसर कॉज कर देता है, इट इज डेंजरस, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, कैंसर कॉजिंग, ठीक है। ऐसा कोई भी केमिकल जो आपकी बॉडी को इंड्यूस करता है, भाई पीवीसी आप खा रहे हो, पी रहे हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, लिवर कैंसर होगा, ठीक है। आप स्मोकिंग कर रहे हो तो लंग कैंसर, माउथ कैंसर होगा। एस्बेस्टस लंग्स में जा रहा है, लंग कैंसर होगा। कोल टार है, स्किन कैंसर कर देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्सिनोजेंस आपके एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसे ही हमने फिजिकल भी एग्जांपल दिए। रेडिएशन आप जानते हो, ठीक है, आयोनिक भी होते हैं और नॉन आयोनिक भी होते हैं। आयोनिक रेडिएशन में होते हैं, आप जानते हो, एक्स रेज, गामा रेज। नॉन आयोनिक रेडिएशन के अंदर बताया था मैंने आपको, ठीक है, एक स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेज। ये सारे कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है, कैंसर कॉजिंग, ऑल आर कार्सिनोजन। तो आप नॉर्मल सेल को जब भी किसी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो वो सेल साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, पर जब तक वो कैप्सूलेटेड होती है तब तक आप उस सेल को आप ट्यूमर टर्म यूज करोगे, वो भी बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। और उन सेल की खास बात होती है, वो ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं कि ऐसे फैक्टर जो एंजियोजेनेसिस कराते हैं, यानी अपने अराउंड ब्लड वेसल्स की नंबर को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई उनको मिल पाए। जब मैक्सिमम मिलेगा तभी तो ग्रोथ कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल थे वो स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से मारे जाते हैं। और यही कारण होता है, ये राक्षस बढ़ता जाता है और नॉर्मल सेल घटते जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो पूरा मैंने मैकेनिज्म समझाया था कि भाई किस तरीके से मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म क्लियर थी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल के अंदर। अब यहां तक बताओ कोई डाउट था? देखो वही है, वही स्टेजेस ऑफ कैंसर। जब स्टेजेस ऑफ कैंसर की बात करते हैं, साहब ने पूछा सर स्टेजेस, भाई इनिशियल स्टेज कैप्सूलेटेड है, कैप्सूल भी एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, अभी कैप्सूल बन रहा है, ठीक है, आप इजीली ट्रीटमेंट करा सकते हो। कैप्सूल बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कभी भी वो, समझ रहे हो ना, रप्चर हो सकता है। अगेन क्रिटिकल स्टेज पर अभी भी कंट्रोल में है, ट्रीटमेंट हो सकता है, सेकंड स्टेज बोल सकते हो। भाई कैप्सूल रप्चर हो गया, ठीक है, रप्चर हो गया तो वो स्प्रेडिंग हो गई। अब ये लास्ट स्टेज, टर्सरी स्टेज है, जिसके अंदर अभी स्प्रेडिंग हुई है, ठीक है भाई, नए कैंसर देखने को नहीं मिल रहे पर स्प्रेडिंग हो चुकी है। देन आफ्टर सम टाइम आपको कई कैंसर देखने को मिल जाएंगे बॉडी में, अलग अलग पार्ट में, क्योंकि बॉडी फ्लूइड से क्या कर जाएंगे, वो अलग अलग पार्ट में माइग्रेट कर जाएंगे। भाई मतलब जहां भी माइग्रेट करेंगे वहां एक नया कैंसर बना लेंगे, क्योंकि अनकंट्रोल ग्रोथ उनके पास है ही ना, ऑलरेडी हो चुकी है। तो बस ये समझ रहे हो, लास्ट स्टेज, ठीक है। अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कहां ट्रीटमेंट करोगे। अब ट्रीटमेंट भी किससे करते हैं? ट्रीटमेंट उन टैबलेट से करते हैं जो जिनके साइड इफेक्ट इतने डेंजरस हैं, वो उन कैंसर सेल के साथ साथ अपने नॉर्मल सेल को भी खत्म कर देते हैं। उन रेडिएशन से करते हैं जो कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट बड़े डेंजरस ट्रीटमेंट में, जिससे कि इंसान की अगर नॉर्मल डेथ 20 डेज में होनी है कैंसर की वजह से, तो ट्रीटमेंट की वजह से, ठीक है, 2-4 दिन पहले ही हो जाती है, ठीक है। ये डेंजरस ट्रीट जो अब
अभी इंडिया में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए डिपेंड करता है, अगर आप यंगर स्टेज में हो तो इनको झेल जाते हैं तो एक बार को कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी नजर आती है, वो भी स्टेज डिपेंड करी किस स्टेज में कैंसर है। अगर एज ज्यादा हो चुकी है तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ही इंसान की डेथ हो जाती है। अगर इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बॉडी बहुत वीक है, ठीक है, और थोड़ा एज ज्यादा है तो अगे ये ट्रीटमेंट ही खत्म कर देता है इंसान को, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कैंसर का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब टाइप्स ऑफ कैंसर पे एक क्वेश्चन और बनता है, भाई कैंसर कहां हो रहा है बेटा। 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, ठीक है, एंडोडर्मल, ठीक है। तो उसके बेस पर भी आप कैंसर को डिवाइड कर सकते हो, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ठीक है, लिम्फोमा, ठीक है। उसको मैं एक ऐड और करूंगा, बस उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, हेयर फॉल, बिल्कुल मैंने बताया कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी मैंने बताया कि भाई हेयर फॉल, हेयर फॉल सबसे पहले होता है क्योंकि हेयर का अटैचमेंट होता है, ठीक है, बहुत कोई हार्ड अटैचमेंट नहीं है। मैंने कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट एक नहीं होते, भाई एनीमिया होना चालू हो जाता है, ठीक है। हेयर फॉल क्योंकि भाई हेयर बहुत मतलब उसका सीधा इफेक्ट हेयर पर भी पड़ता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हेयर, ठीक है। तो हेयर फॉलिंग पहले होना स्टार्ट हो जाती है, एनीमिया होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कीमोथेरेपी रेडिएशन भाई इफेक्ट तो डायरेक्टली यहां होगा ही होगा, क्योंकि हाई डोज कहते, हाई कह सकते हो बहुत हाई मतलब डोज की टैबलेट्स होते हैं ये, ठीक है। जैसे आप मिलीग्राम में बोलते हो ना, ऐसे ही बहुत हाई डोज की टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कॉमनली यूज करते हैं विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले टैबलेट्स हैं, ठीक है। कई कोबाल्ट कंटेनिंग टैबलेट्स भी होते हैं। रेडिएशंस में अक्सर कर गामा रेडिएशंस यूज करते हैं। सोचो ये इतनी डेंजरस चीजें हैं तो भाई नॉर्मल सेल पर तो इफेक्ट पड़ेगा, हेयर रूट भी तो एक नॉर्मल सेल ही है, तो सीधी सी बात है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा कीमोथेरेपी का, इसलिए हेयर फॉल पहले होना चालू हो जाता है, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। एनीमिया, बिल्कुल बेटा एनीमिया होता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लाइंडनेस तो एक नहीं कह सकते एकदम, पर हाँ एनीमिया तो होता ही है, ठीक है, बिल्कुल बताता हूं, ठीक है। बहुत अच्छी बात पूछी, ठीक है। बच्चों ने पूछा कि सर एक्सरेज कॉज कैंसर, सो हाउ आर दे यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बताऊंगा अभी, सब एक ही चीज बताने वाला हूं ट्रीटमेंट में, ठीक है। कई बच्चे बाबा रामदेव, ठीक है। देखो कभी हमें किसी की, समझ रहे हो ना, इस तरीके से जैसे आप जो कमेंट करते हो ना, ठीक है, हर इंसान अपनी जगह सही है, ठीक है, अपना काम कर रहा है करने दो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप किसको फोकस कर रहे हो ये आप देखा करो, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, भाई दुनिया है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, ठीक है। गधे भी हैं, घोड़े भी हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कि आप गधों की कैटेगरी में आते हो, घोड़ों की कैटेगरी में आते हो, जो कर रहा है करने दो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपका फोकस कहां है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। इस पर डिसाइड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। ओके ओके, एक ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। यानी लगभग आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां तक क्रिस्टल क्लियर है तो इंडिकेट कर दो। देन अगेन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कॉमन डिसीज इन